ज़रा सोचकर देखिए कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप एक एफडी यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं और इसके लिए उस बैंक की तरफ से आपके घर पर एक एम्प्लॉय भी आता है। आप उस एम्प्लॉय को टोटल 32 लाख रुपए के लगभग के कुछ चेक्स भी देते हैं। फिर उसके बाद वो एम्प्लॉय आपको प्रूफ के तौर पे एफडी का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है वो दे देता है, जिसमें कि बैंक का ऑफिशियल स्टैंप होता है, क्यूआर कोड होता है और इसके अलावा भी कई सारी जानकारियाँ होती हैं। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आपको भी इस बात की पूरी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई मेरी एफडी हो चुकी है। फिर उसके बाद आप आराम से निश्चिंत होकर के अपनी एफडी के मैच्योर होने का इंतज़ार करते हैं। फिर 1 साल के बाद जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है तब आप ये देखते हैं कि एफडी तो मैच्योर हो गई है लेकिन अब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। आप परेशान होकर के बैंक जाते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में मेरे एफडी के पैसे अब तक नहीं आए। वो एम्प्लॉयज़ आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 दिन का इंतज़ार करिए, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कभी कभार ऐसी जो देरी है वो हो जाती है। आप कहते हैं चलो ठीक है, आप 1-2 दिन का इंतज़ार करते हैं लेकिन पैसे आपके अकाउंट में तब भी नहीं आते। आप फिर से परेशान होकर के गुस्से में उस बैंक में जाते हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे अब तक नहीं आए। और उसके बाद जवाब में वो एम्प्लॉयज़ आपको कहते हैं कि आपने तो कोई एफडी करवाई नहीं है, आपके नाम पे कोई एफडी है ही नहीं हमारे पास। तो ये जवाब सुन के सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। दरअसल इस तरह की एक घटना हुई है राजस्थान की रहने वाली सरिता ओसवाल जी के साथ। और हाँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बहुत रिसेंट बात है, मतलब कि पिछले ही महीने मई की बात है ये। और ये मामला अभी भी चल ही रहा है, अभी तक कोई इसमें कोई ठोस फैसला जो है वो नहीं आया है सामने। तो आज की इस वीडियो में ना हम इसी फ्रॉड के केस को डिटेल में डिस्कस करने वाले। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में आखिरकार गलती और जिम्मेदारी किसकी है। क्या उस बैंक की है, क्या उस एम्प्लॉय की है, या फिर क्या उनकी है जिन्होंने उस बैंक पे भरोसा करके उस एम्प्लॉय को पैसा दे दिया और अपने सारे पैसे गंवा दिए। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकती थी और कैसे आप भविष्य में अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो कुल मिला के आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसे अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से इस पूरे मामले में गलती और जिम्मेदारी किसकी है, बैंक की, एम्प्लॉय की या फिर उनकी, तो वो ज़रूर लिख करके जाएं ताकि मैं भी देखूं और ये दुनिया भी देखे कि ज़्यादातर लोग इस मामले में क्या सोचते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रखें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए, तो नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम उम्मीद की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पूरा मामला है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ कि पिछले साल मई के महीने में ये जो सरिता ओसवाल जी है, इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक सी स्कीम ब्रांच में कुछ 32 लाख रुपए के लगभग की ना टोटल 4 एफडीज़ करवाई थी। मतलब उन चारों की वैल्यू 32 लाख रुपए के लगभग की थी। और ये जो एफडी उन्होंने करवाई थी, ये करवाई थी उस ब्रांच में काम करने वाले एक रिलेशनशिप मैनेजर की मदद से। वो रिलेशनशिप मैनेजर इनके घर पर आया, चेक वगैरह कलेक्ट किया और फिर वो चला गया। उसके बाद उस रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या किया कि इनको ना फर्जी डॉक्यूमेंट दे दिए। मतलब वो दिखने में ऊपर से ओरिजिनल ही लग रहे थे, बट एक्चुअली में वो फर्जी डॉक्यूमेंट थे। वो इनसे तो चेक लेकर के चला गया, लेकिन उसने कभी भी इनके नाम पर बैंक उस ब्रांच में जाकर के कोई एफडी करवाई ही नहीं, ठीक है। मतलब वो पैसे अपने पास ही उसने रख लिए। अच्छा, इनको लगा कि भाई मेरे पास जो वो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, तो ये निश्चिंत हो गए आराम से। फिर उसके बाद में जब ये एफडी मैच्योर हुई, यानी कि जस्ट पिछले महीने, लगभग डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ 24 तारीख के आसपास की शायद डेट थी। तो उस दिन ये एफडी मैच्योर हुई, इनके अकाउंट में पैसे आए नहीं। तो ये बैंक जाती है और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे को ना बिल्कुल खुसर फुसर की नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको स्क्रीन पे इनके नाम की कोई एफडी दिख नहीं रही होती है। फिर उसके बाद ये जिस रिलेशनशिप मैनेजर की मदद से इन्होंने एफडी करवाई थी, तो वो आता है और वो इनको ये कहता है कि मैम कभी कभार ना देरी हो जाती है, आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्या पता आज शाम तक ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, ठीक है। तो कहती चलो ठीक है, जहाँ इतने दिन तो वहाँ एक दो दिन और कर लेते हैं वेट। तो फिर वो वेट करती है, लेकिन उसके बाद भी पैसे नहीं आते। फिर उसके बाद वो दोबारा से आती है और फिर उसके बाद वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको ये बताते हैं कि भाई आपके नाम पे कोई एफडी कभी मतलब बनाई नहीं गई है, पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए गए।
तो फिर उसके बाद उनका दिमाग खनकता है, फिर उनको लगता है कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। फिर उसके बाद वो कुछ 2-3 लोगों की मदद से उस रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ करके ब्रांच में ले आते हैं। वहाँ पर वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने फ़्रॉड किया, इनसे जो पैसे लिए थे मैंने उसको मैं सट्टे में अब लगा चुका हूँ और मैं सारे पैसे हार चुका हूँ। फिर उसके बाद जो उस पर्टिकुलर ब्रांच के जो मैनेजर हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और ये जो एफआईआर दर्ज है ये शायद अशोकनगर थाने में दर्ज है ये। तो पुलिस उसके बाद उनको उस एम्प्लॉय को पकड़ती है और अब वो आगे की जो कार्रवाई है वो अपना कर रही है उस हिसाब से। अब यहाँ पे जो विक्टिम है, जो महिला है, वो ये कह रही है कि भाई एम्प्लॉय तो आपका था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आप ही की होनी चाहिए। अब उसने फ्रॉड किया, जो भी किया, उससे जो पैसे निकलवाने वो आप देख लो अपना, लेकिन कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दे दो। मैंने उसको जो चेक दिया था वो इस भरोसे पे दिया था कि वो आपके बैंक का एम्प्लॉय है। अब अगर आप सीधा ही सीधा पल्ला झाड़ दोगे, क्योंकि बैंक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बैंक कह रहा है कि भाई अब वो पुलिस वाले उससे जो पैसे निकलवाएंगे तो आप ले लेना, बैंक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देने वाला। तो वो जो विक्टिम है वो यहाँ पे कह रही है कि ये जो आप सीधा सीधा पल्ला झाड़ रहे हो ये गलत है। भाई आपका एम्प्लॉई है, मैंने आप ही के भरोसे पे उस एम्प्लॉई को पैसे दिए थे, तो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो ये जो बैंक है ये मानने को तैयार नहीं है। और अभी फ़िलहाल उन्होंने कुछ एक बैंक ओम्बड्समैन में, जैन कि आप लोकपाल जो होता है आप उसे हिंदी में कहें, तो वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन वगैरह लिख करके दे दिया। और शायद हो सकता है कि अब तक उन्होंने आरबीआई को भी कुछ लेटर वगैरह लिख करके दे दिया हो। हालांकि अब ये सब जो प्रोसेस है ये तो काफ़ी लंबा खींचेगा। वो बंदा भी पैसे देगा कि नहीं देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। अभी उस पर्टिकुलर ब्रांच के बाहर में जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी कई सारे लोग के साथ मिलकर उन्होंने वो शुरू कर दिया। और कल शाम की बात है कुछ, तो मैं जब YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो उसी प्रोटेस्ट की वीडियो मैंने देखी, तभी मुझे लगा कि मुझे अब ये वीडियो जो है वो बनानी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, अब इस केस को सुन के कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि बैंक भी उतना ज़्यादा गिल्टी नहीं है यहाँ पे। कई सारे लोग के मन में हो सकता है कि भाई उसके एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया ये वो, तो बैंक की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है कई सारे लोगों का हो सकता है। लेकिन देखिए, मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बैंक की ही बनती है। जिन लोगों को अगर इस बात से थोड़ा बहुत बुरा लगे तो बुरा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बनती है। क्योंकि भाई वो एम्प्लॉई आपका, अब ज़रा सोच कर देखो, अगर बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कितना ये खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि जैसे अकाउंट खुलवाना होता है कई बार किसी बैंक में, तो उनका एक एम्प्लॉई आता है और उन्हें हम कैश दे देते हैं, वो लेकर के डिपॉजिट कर देता है, वहाँ पर जाकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने भी मतलब किया हुआ है ऐसा, ठीक है। अब अगर मान लो कि बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही मना कर दे, तब तो सारे एम्प्लॉई जो हैं वो पता नहीं पैसा लेंगे और कहाँ रघु चक्कर हो जाएंगे और बैंक बोल देगा कि नहीं भाई हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना। बैंक अगर भेज रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बैंक को लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ये बैंक मना कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद में मैंने ना इस बैंक के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करी कि भाई इस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो देखिए, मुझे पता चला कि एक और ऐसा फ्रॉड का जो मामला है, मतलब इस टाइप का नहीं है, वो लोन से रिलेटेड एक फ्रॉड है, तो वहाँ पर भी इसके एक एम्प्लॉय ने ऐसे ही किया हुआ है। उस पर तो शायद अभी मामला चल ही रहा है। और ये जो केस है ये है भोपाल का केस। हालांकि आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं दिखेंगी, तो कुछ जो लोकल न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं वही छापती हैं इस तरह की खबरें। उसका जिस वेबसाइट पे है उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जिस यूट्यूब वीडियो चैनल पर मैंने इसकी वीडियो देखी थी उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में आरबीआई ने भी इसकी ग्रोथ रेट को लेकर के चिंता जता रखी है। अब देखिए, कोई तरक्की करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिन दूनी रात चुगनी करे कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोई तरक्की करता है ना, उस तरीके में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो आरबीआई को उसी चीज़ से थोड़ी बहुत जो है ना वो चिंता है कि इस बैंक के साथ आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। इसके अलावा इसके ऊपर ये भी आरोप लगते आए हैं कि ये अपना जो ग्रॉस एनपीए है उसको जानबूझ के कम दिखाता रहता है मतलब। और इससे जानते हैं क्या होगा, इससे ये होगा कि किसी दिन अगर ये आरोप सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच है झूठ है जो भी है, लेकिन अगर ये सच है तो किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि इसका जो हाल है ना वो जैसे ये आपने न्यूज़ सुनी होगी ना वो पीएमसी बैंक वाली, तो कुछ वैसा ही हो जाएगा।
उस बैंक में भी जैसे लोग लाइन में खड़े थे अपना पैसा निकालने के लिए, वो बैंक भी ऐसे ही डूब गया था, तो वैसे ही इसका भी हाल हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के बैंकों का यही हाल होता है कि एक दिन ये बिल्कुल एक बड़ा सा खुलासा करती है, ख़त्म उसके बाद। तो अगर इस बैंक के ऊपर लगाए गए ये जितने भी मैंने आरोप अभी देखे सुने, अगर ये सब सच है तो भैया इस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत ही ख़राब लग रहा है मेरे को। और मुझे तो अब ये भी शक है कि ये जो 32 लाख का भी फ्रॉड हुआ इसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी शामिल हो सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी बैंक की ही बनती है और बैंक को ना उनके सारे पैसे जो हैं वो वापस कर देने चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए मुझे। चलिए, तो ये तो हो गई इस पूरे केस की जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। अब इसके बाद में इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, कैसे ये महिला जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ ये बच सकती थी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। तो देखिए, इस तरह के फ्रॉड से बचने का ना जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जब भी आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस एक बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, हमेशा दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि भाई कोई सी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है ना हम किसी की मदद से नहीं करेंगे, अपने इन्हीं सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथों से करेंगे, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि खुद अपने आप से करना है, मतलब खुद अपने इन हाथों की मदद से ही करना है, तो यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि या तो आप जाइए सीधा ब्रांच में, वहाँ पर सारा काम मैनुअली करिए और जो भी रिसिप्ट वगैरह उसके बाद होती है वो भी ज़रूर लीजिए और ऐसे अपना निपटाइए काम को। या फिर अगर आप ये नहीं करने वाले तो फिर आप घर बैठ के अपने इन्हीं हाथों से नेट बैंकिंग के ज़रिए कोई ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको करिए। और आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ गई हैं बैंकों की जो कि उसी नेट बैंकिंग के इक्विवेलेंट है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इनके अलावा किसी और तरीके से मत करिए। अगर इस केस की मैं बात करूँ, यहाँ पे जिन महिला के साथ ये फ्रॉड हुआ, अगर वो बैंक चली गई होती, सारा काम खुद से ही करवा लिया होता, उस रिलेशनशिप मैनेजर की बातों पे खाली भरोसा करके मतलब सब कुछ ना छोड़ा होता, तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं हुई होती। या फिर अगर वो बैंक नहीं भी जाना चाहती, उसमें दिक्कत होती है कई सारे लोगों को, है ना, तो वो घर बैठे बैठे अगर नेट बैंकिंग की हेल्प से एफडी में इन्वेस्ट करती तो भी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि भाई देखो, जब नेट बैंकिंग या इन सब चीज़ों के ज़रिए, यानी कि देखो नेट बैंकिंग से कहने का मेरा मतलब है ना कि हम बैंक के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। आप ब्रांच में जाते तब भी आप बैंक के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और जब आप नेट बैंकिंग के जरिए करें तब भी आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यहाँ पर बीच में कोई कुछ कर नहीं सकता आपका। अब नेट बैंकिंग में ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं होता है, उसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड तभी हो सकता है जब आप खुद से अपने आप से ही किसी को कोई OTP वगैरह शेयर कर दें या फिर अपना कोई पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर कर दें, तभी हो सकता है। अगर आपने ये नहीं किया है ना तो कोई आपके अकाउंट से ना 1 रुपये भी नहीं निकाल सकता है। हाँ, अगर किसी ने मान लो हैक कर लिया तो उस सिचुएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत ही बैंक को इन्फॉर्म करिए। शायद कुछ 24 या 48 घंटे का समथिंग टाइम होता है, तो अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे बैंक को कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं अभी और इसमें मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, अचानक से ही मैसेज आया ये तो वो सारे पैसे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। और ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ है, उसके कुछ 5 या 6 हज़ार रुपये समथिंग कट गए थे अकाउंट से। उसने इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर अंदर, उसको जब जैसे ही पता चला तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसने कॉल कर दिया और उसके बाद विदिन 24 या 48 आवर्स उसके अकाउंट में वो जो पैसे डेबिट हुए थे वो क्रेडिट हो गए वापस। तो इन सब में ना अगर कुछ हो भी गया प्रॉब्लम तो वो आराम से सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। लेकिन जब आप किसी तीसरे आदमी की सहायता लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं कई बार देखता हूँ जब ATM से भी पैसे निकालने के लिए जाते तो कई सारे जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मेरा पैसा निकाल दो। तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। लाइक देखो, मेरे को उन्होंने कहा, मेरी नीयत साफ़ है तो मैं उनको आराम से पैसा निकाल के उनको दे दूँगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ना हर कोई शरीफ हो। भाई उनका किसी को पिन पता चल गया, वो सारे पैसे उनके निकाल के जा सकता है। तो ये सब चीज़ें मत करिए आप, मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और खुद से सारी चीज़ें सीखिए और खुद से ही सारा काम करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा भी मदद लेनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने परिवार के लोगों से मदद लीजिए बस, उसके अलावा दी एंड कर दीजिए। उसके अलावा आपको किसी आगे मतलब किसी और से लेना ही नहीं है कुछ भी। अगर इस केस के अंदर में इनके पास या तो ये खुद चली गई होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर मान लो खुद नहीं भी गई, उस रिलेशनशिप मैनेजर जब उनको वो फेक FD के पेपर्स मतलब उनको देने आया डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर वो उस टाइम भी नेट बैंकिंग के जरिए चेक कर लेती कि भाई मेरे अकाउंट में FD वगैरह मतलब कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है,
तो भी उनको पता चल जाता उसी टाइम पे कि भाई ये फर्जी डॉक्यूमेंट देकर गया, और उस रिलेशनशिप मैनेजर की पोल पट्टी वहीं खुल जाती, तो फिर शायद आज परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ना ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया, ना ही वो बैंक गई। तो इस तरह के जो सिचुएशन का फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं, इस तरह के जो कुछ होते हैं चालूबाज लोग, ये जो भी इसमें रिलेशनशिप मैनेजर है। तो मेरा यहाँ पर बस यही कहना है कि अगर आप इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो अपने ही आप से अपना सारा काम करिए, मतलब सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करिए। और अपने आप से करने का मतलब है या तो खुद जाइए बैंक, या फिर नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता लीजिए। और नेट बैंकिंग में भी हमेशा ध्यान रखें, या मोबाइल एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करें, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करे सक्सेसफुल, तो उसका अगर जो बड़ा ट्रांजैक्शन करे तो उसका रिसिप्ट जरूर डाउनलोड करके रख लें, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस रिसिप्ट के ज़रिए उसको सॉल्व किया जा सके। और कभी भी अपना पासवर्ड या फिर OTP वगैरह किसी और के साथ शेयर ना करें। चलिए, तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जो भी कहना चाहते हैं वो दिल खोल के कहिए, जो भी पूछना चाहते हैं दिल खोल के पूछिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।